प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के एक नवीन एपिसोड के साथ। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर अरुणा पाठक जी। बिल्कुल, आज हम उन्हीं के तमाम साहित्यिक गतिविधियों के विषय में, उनके जीवन से जुड़े तमाम बिंदुओं के विषय में, आप सभी के मध्य उनकी रचनाएं, उनके व्यक्तित्व के विषय में आज यह एपिसोड कर रहे हैं। तो आइए आज स्वागत करती हूँ अरुणिमा पाठक जी का, आप सभी के मध्य डायरेक्ट जोड़ती हूँ इस आरंभ अनुष्ठान के नवीन एपिसोड के साथ। मैं बड़े स्नेह के साथ प्रणाम करती हूँ दीदी, स्वागत करती हूँ आपका इस आरंभ अनुष्ठान के एपिसोड में। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि साक्षात्कार मैं लेती ही रहती हूँ और आज मेरा साक्षात्कार है, तो ये सौभाग्य की बात है। आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि अधिकतर ये काम होता ही रहता है। जी जी दीदी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मुख्य रूप से मैं श्रोता जानना चाहते हैं कि आपका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ और आपकी जो साहित्यिक गतिविधियाँ हैं कहाँ से आरंभ हुई, आप साहित्य से कैसे जुड़ी? मैं तो वैसे जबलपुर में और अपनी नानी के यहाँ हुई थी। माँ बताती हैं कि चौथे नंबर पे हुई थी, लेकिन नानी के यहाँ हुई थी। तो पहली बात तो लड़की हुई और चौथे नंबर पे हुई, लेकिन चूंकि मैं नानी के यहाँ हुई तो खूब धूमधाम से और बैंड बाजा बजे और बरहा हुआ। तो मम्मी का ये कहना था कि तुम्हारे हर काम अच्छे से होते हैं क्योंकि तुम ऐसे समय पे आई थी। बाकी लड़कियों को इतना कहाँ पूछा जाता है, लेकिन जब मैं हुई थी तो बहुत ही धूमधाम से होता। क्या बात। और उसके बाद अगर साहित्य की अभिरुचि की बात करती हूँ तो मेरी मम्मी साहित्य के प्रति मतलब ऐसा था कि वो पेपर रोज पढ़ती थी। जब मैं 4th 5th में थी तो हमारे घर में मैगजीन आया करती थी, उपन्यास आया करती थी, वो डेली लगाई हुई थी। अच्छा। तो वो आके देता था, दूसरे दिन आके ले जाता था। तो वो हम लोगों की धीरे धीरे पढ़ने की हैबिट में आ गया था कि हाँ हमको पढ़ना है। उपन्यास भी छुप के पढ़ती थी। 5th 6th में थी तो मम्मी अपने लिए मंगाती थी, हम लोग पढ़ते थे। तो उसमें मार भी खाते थे, डांट भी खाते थे कि अभी ये नहीं पढ़ना है, अभी तुमको कार्टून वाली किताबें पढ़ना है। तो ये तो कहूँगी कि ये सारी चीज़ें माँ से मिली। अच्छा। पिताजी हमारे ब्रांच मैनेजर थे, स्टेट बैंक में थे, और लेकिन ऐसे समर्पित व्यक्तित्व थे अपने कार्य के प्रति कि उनको इस सब चीज़ों से टाइम ही नहीं था। वो खेल के प्रति ज़्यादा समर्पित थे। टेनिस टेबल बहुत अच्छा खेलते थे, बैडमिंटन के चैंपियन थे। अच्छा। और शतरंज के चैंपियन थे। तो वो चीज़ें हमको पिताजी से मिली खेलने वाली। और साहित्य की अभिरुचि तो माँ से मिली। वाह, क्या बात है। और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? जबलपुर में ही पहले पापा ट्रांसफ़र होता रहता था, तो कटनी में मेरी शुरुआत हुई। फिर इसके बाद सतना में पढ़ाई हुई, फिर आगे जबलपुर में हुई। और जबलपुर से 12th में जब मैं थी तब यहाँ पीके स्कूल में आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। अच्छा। वो स्टेट बैंक में मैनेजर थे यहाँ रीवा में। तो फिर हम लोग 12th में यहाँ आ गए। अच्छा। फिर इसके बाद तो सारी शिक्षा रीवा से ही हुई। वाह, क्या बात है। अमैया में हमारा घर था। जी जी। आप प्रोफेसर के पद पर भी हैं वर्तमान समय में, इससे पूर्व आप प्राचार्य थी जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो वह आपका अनुभव कैसा था? एक बच्चों को जब मैंने ये चालू किया था, पहले तो मैं सबसे पहले LLB की थी मैंने। अच्छा। तो LLB करके कोर्ट में जाती थी। 1 साल करीब मैं गई जी। तो बच्ची उस समय मेरी बहुत छोटी थी जी। तो जब वो उसको पीलिया हो गया। और काफ़ी अच्छी मेरी उस समय वो चल रही थी, लगाव भी हो रहा था मुझे उससे, और आगे मैं बढ़ती ही जा रही थी कि उसी समय बेटी को पीलिया हो गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया उसकी केयर के लिए। तो जब घर में बैठ गई 4 महीने 6 महीने हो गए, फिर मेरा जाने का मन ही नहीं हुआ कोर्ट जाने का। मुझे ये लग रहा था कि ये क्षेत्र अब मेरे लिए नहीं है, मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो उसी समय मैंने PhD का फॉर्म डाला और उसी समय कॉलेज भी ज्वाइन किया 1 साल बाद। तो पढ़ने और पढ़ाने का दोनों काम निरंतर किया, क्रमबद्ध। बिल्कुल। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि जो यूनिवर्सिटी के पास कॉलेज है, मैं अपना कॉलेज ज्वाइन करती, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आती, वहाँ 2 घंटे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ती लिखती थी, उसके बाद घर आती थी। तो एक अच्छा अनुभव मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप प्राचार्य के पद पे रहते हो
तो वहाँ 1000 स्टूडेंट के ऊपर स्टूडेंट थे, तो उनसे जुड़ने का, उनको सिखाने का और सीखने का भी मौका मिला। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी भी और सिखाई भी। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए था। और वही चीज़ें आज जब साहित्य के क्षेत्र में हम जाते हैं तो वो जो 40 मिनट क्लास लेने का हम लोगों का वो समय, वो यहाँ पर अनुभव बहुत काम आता है स्टेज में। तो यही कहूँगी। बिल्कुल। तो आपने रचनाएं कब से आरंभ की, लगभग कितने वर्ष हो गए? पहले तो छोटे में मुझे याद है कि जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना, महादेवी की रचना है, मैं उसको याद करके स्कूल में पढ़ा करती थी। हर शनिवार को बाल सभा होती थी तो उसमें पढ़ती थी और लोग प्रोत्साहित करते थे कि अच्छा पढ़ती हो। फिर अपनी रचना की बात करूँ तो मैं कुछ डायरी में लिखती रहती थी, लेकिन 12th क्लास में रीवा में ही थी मैं, ऐसे पेपर में भेज दिया दैनिक भास्कर में। और उस समय नवभारत पेपर आता था, उसमें भेजा। तो एक वर की खोज एक हमारी रचना थी। अच्छा। जो मैंने दहेज के ऊपर लिखा था और व्यंग की रचना थी, उसको मैंने भेज दिया और मैं भूल गई। अच्छा। कुछ दिन बाद वो पेपर में बड़े अच्छे ढंग से आई, उसमें बहुत अच्छा उसने चित्र बना के दिया। अच्छा। तो जिसने भी देखा उस रचना को तो मुझसे ये बोला कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो और तुम इसको आगे बढ़ाओ। तो मम्मी भी मेरी बहुत खुश हुई और आगे जितने लोग भी थे उनने मुझे फिर प्रोत्साहित करना चालू कर दिया। तो उसी प्रोत्साहन में मैंने बहुत सारी रचनाएं के पेपर में। अच्छा, जी। तो लगभग कितनी रचनाएं हैं अभी तक आपकी वर्तमान समय में? अभी तो बहुत, मतलब प्रतिदिन ही मैं एक रचना भी 3 साल 4 साल से तो लिखती ही हूँ। इतनी सारी रचनाएं तो होंगी। उसके अलावा पहले वो पेपर में बहुत सारी रचनाएं मैं डालती थी, लिखती भी थी और भेजती भी थी। तो पहले पेपर में और मैगजीन में लिखती थी, लेख लिखती थी। अब धीरे धीरे हो गया फेसबुक में सिमट के, फेसबुक में रोज भेजना, फेसबुक में डालना। तो रचनाओं की गिनती तो नहीं कर सकती, पर होंगी, बहुत ही होंगी। आपकी कुछ पुस्तकें भी हैं? पुस्तकें सुबह जरूर आएगी और उसके अलावा कलम, कोरोना से जंग, बहुत सारी किताबें हैं। साझा संकलन तो मेरे बहुत सारे हैं। अच्छा। लेकिन अभी मैं 3 पुस्तकों का प्रकाशन करवा रही हूँ, जिसके लिए काम कर रही हूँ। एक संस्मरण के ऊपर है और एक अपना इंटरव्यू जो मैं लेती हूँ उसके ऊपर है, और एक और आ रही है जो गीतमाला है। तो ये जल्द ही मिलेंगी। अच्छा, हम सभी को पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्या बात है। लगभग काम चल रहा है, लगभग खत्म ही हो रहा है। जी। और छपने भी कुछ गई है तो वो आने वाली है। कितना समय लगभग लगेगा? मैं तो सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उत्सुकता तो मुझे भी है कि जल्दी से जल्दी हो सके। तो उसको लाने की शौक भी है मुझे और अच्छा भी लगेगा। जी बिल्कुल, एक अलग अनुभव है। साझा संकलन तो एक अलग, साझा संकलन ढेर सारे हैं, लेकिन अपना जो संकलन आएगा वो अलग ही रहेगा। तो कुछ आप मुख्य रूप से लिखती क्या हैं, जैसे गीत या और कुछ? कभी भी रस पे लिखती हूँ। एक रस पे तो मैंने काम नहीं किया है। जिस रस पे जिस समय जो मन होता है वो लिख देती हूँ, पर समसामयिक चीज़ों पर लिखना मुझे ज़्यादा भाता है और समस्याओं के ऊपर लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी दोहा लिखती हूँ, कभी कभी घनाक्षरी भी लिखती हूँ। तो लिखने का काम तो करती हूँ। जी। कविताओं के अलावा कहानियों पर भी क्या आपके काम भी है? केवल कहानियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं और एक समय में सिर्फ कहानी ही लिखती थी, गद्य लेखन ही करती थी। और ये गीत वाले क्षेत्र में तो मैं अभी आई हूँ, तो मेरी बहुत सारी कहानियाँ प्रकाशित। अच्छा, क्या बात। हाँ, बहुत सारी पेपर में और मैगजीन में प्रकाशित है। और एक कहानी को भोपाल से अवार्ड भी मिला है, मलकिन कहानी है जो अवार्डेड है और जिसको पुरस्कार भी मिला है। और ऐसी कई कहानियाँ हैं जो आज ऑनलाइन के तरीके से भी उसको पुरस्कृत की गई हैं। और संस्मरण विधा मुझे बहुत पसंद आती है, तो अधिकतर मैं संस्मरण में लिखती हूँ। क्या बात। तो वो मुझे, अगर किसी बात को सरल तरीके से लिखना है तो मैं संस्मरण लिखती हूँ। सबसे अच्छा मुझे लगता है। तो कोई संस्मरण या कहानी अगर आप सुनाना संस्मरण अगर बात करो तो मुझे एक याद आता है कि जब मैं LLB कर रही थी तो फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट, मतलब
3 साल हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे, और मैंने सोचा कि इसमें रेगुलर एडमिशन ले लूँ, प्रैक्टिस करने लगूँ। तो मैंने फर्स्ट ईयर प्राइवेट की थी। अच्छा। तो मुझे रेगुलर एडमिशन नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि आपको फर्स्ट ईयर दोबारा करना पड़ेगा। तो जब मैं फर्स्ट ईयर फॉर्म भर दी, उसके बाद कॉलेज गई, तो बैग लेके जैसे ही कॉलेज में क्लास में जाने लगी, तो सारे बच्चे मुझे देखे, सोचे मैडम आ रही हैं, तो खड़ी हो गए। सारे बच्चे सीधे हॉल में अपने चले गए और चुपचाप जाके खड़े हो गए। और जैसे ही मैं क्लास में पहुंची तो बोले गुड मॉर्निंग मैडम। अब चूंकि मैं वहाँ पढ़ने गई थी क्लास में, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, और मुझे खराब लग रहा था कि अब मुझे इन्हीं के साथ बैठना है, बच्चों के साथ। तो मैंने चुपचाप जाके आगे वाली बेंच में बैठ गई। पता नहीं कहाँ से एक मेरे साथ देख रहे थे जो क्लास में लेने आ रहे थे, तो वो आए और उन्होंने मेरी लाइन बचाई। उन्होंने कहा कि आपके साथ ये अरुणा पाठक जी बैठी है, अरुणा पाठक खड़ी हो जाओ। तो मैंने कहा, बोले बच्चों ये LLB कर चुकी हैं। अच्छा। और ये रेगुलर एडमिशन यहाँ ले रही हैं, तो ये दोबारा फर्स्ट ईयर पढ़ने आई है, वैसे तो ये आपकी गुरु ही हुई। क्या बात। तो उस चीज से मुझे एक कॉन्फिडेंस भी आया, और मैंने ये सोच लिया कि मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगी। क्या बात है। बस वही जो क्षण था कि मुझे असली में मैडम बनना है, और वो मैंने उसी समय सोचा। और फिर जब मैं वास्तव में कॉलेज में गई और जब बच्चे खड़े हुए और वाकई में गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो आज भी वो वाक्य मुझे याद आ जाता है सारे बच्चों का। और कभी कभी मैं कोर्ट भी जाती हूँ ना, तो वो मुझे मिलते हैं और वो आज भी मुझे चिढ़ाते हैं गुड मॉर्निंग मैडम कह के। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा यादगार पल था। जी जी। इसके अतिरिक्त कुछ कहानियां यदि आपकी? कहानियां, एक कहानी मैंने लिखी है मलकिन। अच्छा। तो मलकिन कहानी वैसे रियल कहानी है जी, उसको मैंने यथार्थ पे लिखा है। और जहाँ तक बात करती हूँ तो मेरा उसमें ये लिखा है कि एक व्यक्ति है जो गूंगा और बहरा है। अच्छा। जो कुछ भी नहीं कर पाता है, और बचपन से जो गाय भैंस को रोटी डालने मलकिन जाती है, जो मैंने कल्पना की है, तो वो उस रोटी को उठा के खाता है। और जब वो रोटी खाने लगता है तो वो मलकिन उसको बोलती है कि ये खाना मत खाओ, मैं तुम्हें गरम खाना दूंगी। और दूसरे दिन से वो रोज वहां पर आके खाना खाने के लिए आता है। फिर धीरे धीरे वो बालक है, उसके मन में जिज्ञासा आती कि ये मुझे भोजन दे रही है तो मैं थोड़ा थोड़ा काम करूं। तो वो जो गाय भैंस बंधी रहती है वहाँ थोड़ा थोड़ा काम करने लगता है। वही व्यक्ति उस मलकिन को इतना चाहता है कि 20 साल बाद की जो घटना आती है कि बहू आती है उस घर में, तो माँ उसको ये भी तुम्हारे ससुर है। सास बता रही है बहू को कि ये तुम्हारे ससुर है और इनको भी तुम रिस्पेक्ट करो। और वो जो है बारात में भी गया है और बारात में उतना ही खुश होता है, और बारात से जब लौट के आता है तो वो बहू मानता है। उसके जब नाती होता है और वो नाती उनके पैर पड़ता है, नाती पूजा कोई भी चलती रहती है तो घर में सभी सदस्यों के पैर पड़ता है, तो जाके उसके बउरा के भी पैर पड़ता है। तो उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं और कहता है कि मतलब अपने भाषा में वो कहता है कि हाँ मेरे पैर मत पड़ो। तो बोले घर के तुम भी एक सदस्य हो। तो इस तरह घर का एक सदस्य है। और वास्तव में जब वो माँ खत्म हो जाती है तो वो फोटो देखते उनको खड़े होके आंसू बहाता है। वहाँ पे मेरी कहानी की एंडिंग होती है कि बउरा सोच रहा है कि ये मलकिन चले गए हैं लेकिन मुझे भरा पूरा परिवार दे के गए। तो ये कहानी थी। मतलब और दूसरे व्यक्ति को अपना लिया। बिल्कुल। और वो बिल्कुल वास्तविकता है। क्या बात है। तो ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और बिल्कुल इसको पुरस्कार भी मिला है और उसमें वो जज्बा भी है। वास्तव में यथार्थपरक कहानी बिल्कुल अलग ही। और ऐसी कई कहानियां मैंने लिखी है। एक कहानी लिखी है सिंदूर सुहागन के ऊपर कि किस तरह वो महिला अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। एक मैंने मंगलसूत्र लिखी है कि पूरा जीवन मंगलसूत्र के प्रति व्यक्तित्व दे देता है अपना, उसी आंगन में आके दे देता है। जब दूसरी बहू आ रही है तो उसको समझ में आता है कि उसके मंगलसूत्र की कीमत कितनी है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, व्यंग है। वर की खोज मैंने पहले ही बताया कि जो हमने लिखा तो उसमें लिखा। और इसके अलावा जब मुझे याद आता है तो जैसे मुंशी प्रेमचंद जी है या महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके सब के ऊपर मैंने लेख लिखे कि उनकी क्या अपने प्रति भूमिका थी। और जो PhD मैंने अपना किया है वो रामचरितमानस से रस निरूपण। तो यानी मुझे जब मैं उसकी भी बहुत लंबी कहानी थी कि जब मैं
पीएचडी करने जब भी जाती और वो पीएचडी कंप्लीट हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि उनके पास सीट नहीं होती थी। बिल्कुल। तो कोई मुझे बोले इस विषय में करो, कोई बोले उस विषय में, लेकिन मुझे एक लगन थी क्योंकि बचपन से मैंने देखा था कि मम्मी और पापा मेरे रामचरितमानस की चौपाइयों पे डिबेट करते थे। अच्छा। घर में। हाँ। और हर उसको मंगलवार को सुंदरकांड होता था तो हम लोग भी पढ़ते थे और सुनते थे। तो मुझे लगता था कि अगर हम पीएचडी करें तो ऐसे विषय पे किया जाए जिससे मेरा परमार्थ भी बन जाए और साथ ही ये भी। तो मैं गई, इंटरव्यू देने गई मैडम के पास। तो मैंने बताया कि रस निरूपण करना है, तुलसीदास के काव्य में रस निरूपण। तो उनने मुझे बताया कि तुम इतना बड़ा विषय ले रही हो। और जब मेरी आरडीसी हुई तो वो एक शब्द काट के उनने लिखा रामचरितमानस में रस निरूपण। उस समय वो बात मुझे समझ में नहीं आई। मुझे लगा क्यों कर दिया, तुलसीदास जी के ऊपर कर रही हूँ, कर ले। पर वाकई में जब मैं रामचरितमानस पढ़ी तो मैंने कहा इतना बड़ा महाग्रंथ है, इसके अलावा तो मैं और कुछ पढ़ी भी नहीं पाती। तो अपने आप में अनंत है। तो अनंत है। तो उसके जब मैं जैसे जैसे डूबती गई उसके उसमें, और प्रत्येक कांड में किसमें क्या रस है, हर पात्र में कहाँ पर क्या रस है, और इस सब चीजों की जो कल्पना करती गई तो बहुत पढ़ा। 2010 से लेके जो 15 तक का मेरा समय था वो इतना ज्यादा, मैं 8 से 10 घंटे पढ़ती थी। दिन में कॉलेज जाती थी, कॉलेज में भी जो फ्री टाइम होता था वहाँ बैठ के लिखती रहती थी। फिर घर में आने के बाद जब तक रात को वो चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लेती थी तो पढ़ती रहती थी। क्या बात है। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो गोरखपुर के वहाँ से कुलपति जी को आना था इंटरव्यू लेने। तो दिनेश कुशवाहा सर जी हैं, तो वो उनसे बोले कि आप ये अरुणा पाठक है, आप इससे जो पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। क्या बात है। तो ये अच्छी बात थी कि उन्होंने बहुत पूछा हमसे और लास्ट में एक शब्द कहते गए कि मैं तुमको सिर्फ इतना बोलूंगी कि तुम विदुषी महिला हो। वो मेरे लिए एक अच्छा था कि वो डीन गए, यहाँ आए और कुलपति जी भी थे, तो वो कह के गए थे कि आपका अध्ययन अच्छा है। तो मेरे लिए गर्व वाली बात है। जी जी। तो इतने बड़े बड़े काम आप कर रही हैं, इसके पीछे घर वालों का क्या सहयोग रहता है? वास्तव में महिलाओं की अगर बात करें तो आज भी विंध्य क्षेत्र में मुख्य रूप से देखा जाए तो महिलाएं बहुत संघर्ष करती हैं किसी भी चीज को लेकर। तो आपका अनुभव कैसा रहा इस मामले में? पहले तो मैं जॉइंट फैमिली में शादी होके आई थी। जी जी। तो 1-2 साल में जब मम्मी मुझे देखने गई थी, सासू माँ, तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरी पढ़ाई नहीं छुड़वाइएगा। तो उनने इस बात में हामी भरी थी कि नहीं छुड़ाएंगे। तो वो इस बात को याद रखी थी कि हाँ तुम पढ़ो। अच्छा। पर जब मैं नौकरी की बात करती तो मैं खुद भी ख्याल नहीं कर पाती कि मुझे जॉब करना है, और फिर जब जॉइंट फैमिली में रहती तो और भी नहीं सोच पाती कि मुझे जॉब करनी है। बिल्कुल। तो सोच ही नहीं पाती थी, और कहीं जाने के लिए मैं खुद ही नहीं सोचती थी। जैसे कभी सम्मेलन में कोई कविता सुनाना हो तो मैं सोच ही नहीं पाती थी कि मुझे बाहर जाना है कि नहीं जाना। धीरे धीरे जब कॉलेज गई, कॉलेज से जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होते थे उसमें जाती थी। फिर धीरे उस समय मुझे नहीं लगता कि मैं घर वालों से कहने की स्थिति में थी कि मैं बाहर जाके कार्यक्रम कर सकती हूँ। लेकिन आज की स्थिति में मैं ये कह सकती हूँ कि आज मुझे 100% सबका सपोर्ट है। अच्छा, एक विसंगति और है समाज में, एकल परिवार को लोग ज्यादा मान्यता देते हैं, मतलब ज्यादा पक्ष में रहते हैं कि परिवार हो। ये देखते हैं कि जब लड़की का विवाह हो तो 2-3 लोग रहें बस, इससे अधिक नहीं। तो आपका कैसा अनुभव रहा इस मामले में? देखिए, जॉइंट फैमिली का तो अनुभव बहुत अच्छा है। अच्छा। निश्चित है, क्योंकि आपके पास समस्याएं नहीं होती हैं। और जो समस्याएं होती है उसके निदान करने वाले बहुत हैं। अभी हम दिल्ली गए बाहर, वहाँ पे मैंने जाके देखा कि एकल फैमिली जो रहती है बहुत अच्छा उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है। वो स्वतंत्र हैं, 11 बजे 12 बजे तक घूम सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन आप ज्वाइंट फैमिली में जब रहते हो तो आपके ऊपर सामाजिक दायित्व होते हैं, उसको निभाना। और जब आपके ऊपर कोई समस्याएं पड़ती है, हमारे दोनों बच्चे कैसे पल गए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उनको छोड़ के कॉलेज भी जा रही हूँ, उनको छोड़ के कोर्ट भी जा रही हूँ। तो कभी मेरे पास ये समस्या नहीं थी कि मैं बच्चों को कैसे पालूं, बच्चों को कैसे छोड़ूं। मुझसे पहले दादी उनको खाना खिलाती है, मुझसे पहले दादी उनका ध्यान देती है, बब्बा ध्यान देते। कब मेरे बच्चे बड़े हो गए मुझे नहीं पता। तो मैं तो ये कहूंगी कि ज्वाइंट फैमिली में रहना, आप पहली बात तो आप बहुत सशक्त बन जाते हो, और दूसरी बात
आपके जो संघर्ष है वो आप निखर के आते हैं। बिल्कुल, और वास्तव में जो समस्याएं होती हैं वो बट जाती हैं। बिल्कुल, जितने सदस्य रहते हैं उन सभी की हो जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा। और हमारे घर में तो कम से कम 35 से 40 लोग। क्या बात है। तो अगर हम लोग पूजा भी करते हैं हाँ। तो कम से कम वहाँ 10 लोग इकट्ठे होंगे। वाह। 7 देवरानी जेठानी है। वाह, क्या तो बात अगर हम पूजा कर रहे हैं तो एक दूसरे का वेट भी करेंगे, थोड़ा लगेगा भी, फिर एक उत्साह भी आता है कि उसने क्या पहना, उसने क्या किया, ये सब भी उत्साह आता है। तो बहुत अच्छा होता है जॉइंट फैमिली का। बिल्कुल। चलिए, इसी क्रम में आपकी कविताओं की ओर चलना चाहेंगे, कुछ कविताएं हो जाए। जी। शुरुआत करती हूँ तो देशभक्ति से ही करती हूँ और कहती हूँ जी कि पहले तो अपना परिचय देती हूँ कि अरुणा पाठक नाम है, आभा है उपनाम, और आई हूँ इस सभा में और सबको करूँ प्रणाम। क्या बात है। जिंदगी से लम्हों को चुराने लगी हूँ, वक्त से अपना साथी बनाने लगी हूँ। बहुत कर लिया जिंदगी के साथ संघर्ष, अब आभा खुद से खुद की मुलाकात कराने चली। और जब कहती हूँ नारियों के लिए कहती हूँ कि नारियान बन शान, कि नारियान बन शान, मातृ रूप स्वाभिमान, बेटियों सम्मान हित गीत लिखती हूँ मैं। क्या बात। नारियान बन शान, मातृ रूप स्वाभिमान, बेटियों सम्मान हित गीत लिखती हूँ मैं। क्या लिखती हूँ तो कहती हूँ कि मात भारती के चरणों में रख के कलम को, कि मात भारती के चरणों में रख के कलम को, सेना के जवान हित जीत लिखती हूँ मैं। सेना के जवान हित जीत लिखती हूँ मैं। और संग सब प्रीत रीत, कि संग सब प्रीत रीत, वेशभूषा लिए हुए नारी सम्मान हित गीत लिखती हूँ मैं। कि नारी सम्मान हित गीत लिखती हूँ मैं। आभा मातृभूमि हित लड़ती जो भारत में, कि आभा मातृभूमि हित लड़ती जो भारत में, झांसी जैसी रानी वाली, कि झांसी जैसी रानी वाली प्रीत लिखती हूँ मैं। कि झांसी जैसी रानी वाली प्रीत लिखती हूँ मैं। नारियान बन शान, मातृ रूप स्वाभिमान, बेटियों सम्मान हित गीत लिखती हूँ मैं। बेटियों सम्मान हित गीत लिखती हूँ मैं। क्या बात है। देशभक्ति के लिए चंद पंक्तियां समर्पित करती हूँ और कहती हूँ कि शत्रुओं से बात करे, कि शत्रुओं से बात करे, देश पे जो वार करे, ऐसे देशद्रोहियों को देश से हटाइए। शत्रुओं से बात करे, देश पे जो वार करे, ऐसे देशद्रोहियों को देश से हटाइए। सीमा पे है वार करे, देश में प्रहार करे, ऐसे राजद्रोहियों को सीमा पार भेजिए। ऐसे राजद्रोहियों को सीमा से है भेजिए। खंड खंड करते जो देश की अखंडता को, कि खंड खंड करते जो देश की अखंडता को, वंदे मातरम का पाठ है पढ़ाइए। वंदे मातरम का पाठ है पढ़ाइए। देश में रह कर देश को ही नग्न करे, देश में रह कर देश को ही नग्न कर, ऐसी जन धन को सूली पे चढ़ाइए। ऐसे जन धन को सूली पे चढ़ाइए। ऐसे जन धन को सूली पे चढ़ाइए। और एक कविता मुझे काफी अच्छी लगती है, तो कहती हूँ कि मैं कोई कविता बनना नहीं चाहती। मैं कोई कविता बनना नहीं चाहती, बनना चाहती हूँ हर पृष्ठ का वह कोना जहाँ क्रमांक लिखा होता है। बनना चाहती हूँ हर पृष्ठ का वह कोना जहाँ क्रमांक लिखा होता है, या कुछ अमिट नाम या शीर्षक लिखा होता है, उसे पढ़ना चाहती हूँ मैं, उसे गढ़ना चाहती हूँ। एक पृष्ठ पर सिमटना मंजूर नहीं, एक पृष्ठ पर सिमटना मंजूर नहीं। कोई पढ़े और पढ़कर तुरंत चला जाए, कोई पढ़े और पढ़कर तुरंत चला जाए। हर पृष्ठ पर लिखा हो कुछ ऐसा, हर पृष्ठ पर लिखा हो कुछ ऐसा कि सब उसको पढ़ना चाहे, कि सब उसको पढ़ना चाहे। बस ऐसी वेदना चाहती हूँ, बस ऐसी वेदना चाहती हूँ। किताब के हर एक पन्ने पर जरूरत महसूस हो, किताब के हर एक पन्ने पर जरूरत महसूस हो जिंदगी में, उसको देखना चाहती हूँ। हर दर्द को महसूस करके उसे लिखना चाहती हूँ, हर दर्द को महसूस करके उसे लिखना चाहती हूँ। काली स्याही के शब्दों से उस वेदना को
किसी चित्र से उभार कर कलम से निभाना चाहती क्या हूँ। बात है। कलम से निभाना चाहती हूँ, कर सकूं कुछ दूसरों के लिए, ऐसा काम करना चाहती हूँ। क्या बात। और विश्व की वेदना हो या प्रकृति की वेदना हो या इंसान की हो वेदना, शाही के अक्षरों से अमिट करना चाहती हूँ। शाही के अक्षरों से अमिट करना चाहती हूँ। हाँ, महाकाव्य लिखना चाहती हूँ। हाँ, महाकाव्य लिखना चाहती हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो मित्रों, ये थी हमारे मध्य डॉक्टर अरुणा पाठक जी। अब अगले एपिसोड में एक अगले रचनाकार के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्ते, शुभ संध्या, प्रणाम। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो।